देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन किया था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना तुम लोगों ने। इसमें ये सीन चल रहा है, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। मतलब सीधी बात है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। एक फैमिली में दो बच्चे हैं बेटा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि दैट बॉर्न आर गर्ल्स गिवन दैट, नहीं नहीं कुछ गलत लिखा बेटा। थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज में देख लेता हूँ, कुछ गलत लग रही है। इसको बोथ लिखो तो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, ये दो कंडीशन है, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल और यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल। तो दो पार्ट दे रखे हैं बेटा इसके, ठीक है। मतलब पहले हम ये वाला कंडीशन लेंगे, दूसरा वो वाली गिवन कंडीशन लेंगे, लगाएंगे। सबसे पहले तो सीन ये है कि सैंपल स्पेस लिखेंगे बेटा। सैंपल स्पेस, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है सैंपल स्पेस में कि जो बॉय है बेटा, बॉय को मैंने बी से डिनोट कर रहा हूँ, ऐसे ही जो गर्ल स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं जो भी है बेबी है, उसको बेटा मैं स्मॉल जी से कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करूँ तो क्या हो सकता है, पहले हो सकता है बॉय आ जाए, छोटी बिटिया आ जाए, फिर दूसरा ये हो सकता है कि पहले गर्ल हो बाद में बेटा हो। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है बेटा, पहली बार में बेटा हुआ, दूसरी वाले में किस्मत खराब, दूसरी बार भी बेटा, ठीक है। या बाई चांस लक्ष्मी आ गई, पहले में भी बिटिया दूसरे में भी बिटिया, बल्ले बल्ले हो गई। इतनी तो कंडीशन बनेगी बेटा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि बोथ आर गर्ल्स, इसकी तो प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स। पहली कंडीशन जो दे रखी है, अब मैं ऐसे मान ले रहा हूं, एक ई है, ई कौन होता है और एफ कौन होता है। ई होता है जो मेरे को चाहिए होता है, ई होता है जो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या चाहता हूं बेटा, बोथ आर गर्ल्स। ये तो हो गई तुम्हारी ई। और एफ क्या गिवन है, एफ में एक बार ये लोगे एक बार वो, तो एफ में अगर मैं पहले पार्ट ए कर रहा हूं बच्चा, तो एफ हो गया मेरा एट लीस्ट वन इज अ गर्ल। कम से कम एक तो लड़की होनी ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा हम इसका सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एफ का सैंपल स्पेस लिखो, एटलीस्ट कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, तो कौन कौन सा केस ले सकते हो। एक तो बीजी ले सकते हैं, एक जीबी ले सकते हैं और एक जीजी ले सकते हैं। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस एफ का। अगर बेटा मैं ई का लिखूं तो ई का क्या सैंपल स्पेस होगा, ई का जो सैंपल होगा वो होगा जीजी। और मैं निकालूं अगर ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का कॉमन, कॉमन कौन है इन दोनों में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जी जी कॉमन है बेटा, तो एक ही तो हुआ कॉमन। इतना लिखा। इतना लिखने के बाद में अब कहानी स्टार्ट होती है। मेरे को जो प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो प्रोबेबिलिटी पहले तो एफ की निकालनी है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ का मतलब है एटलीस्ट वन गर्ल। कितने केस बन रहे हैं, एक दो तीन केस बन रहे हैं ना, तो थ्री अपॉन अपॉन में कितने टोटल केस बन रहे हैं, तो 3/4 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल। अब लगा दो बेस थ्योरम, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए थी कि बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, तो ई अपॉन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए बेटा। तो इसको क्या लिखोगे, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ तुम्हारा पहले से पता है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिखूं, यही लिख दे रहा हूं आगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा, कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वन, तो 1/4। वैल्यू पुट कर दो बेटा, 1/4 डिवाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, तो 1/3 इज द राइट आंसर। पहला पार्ट तो बड़ा आसान था, ठीक है, पहला पार्ट तो बड़ा आसान था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में कहता है बेटा यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल। बेटा एक बात बता, इन दोनों में यंगर कौन है, अरे जो पहले पैदा हुआ है वो बड़ा है, दूसरा वाला छोटा यंगर है, ठीक है ना। इनमें जो आगे लिखा है वो पहले पैदा हुआ है, जो दूसरा है वो थोड़ी देर बाद पैदा हुआ है, ये 2 घंटे 2 साल 20 साल बाद।
अब क्या करना है, अब हम लोग सेकंड पार्ट जब करेंगे तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में सब कुछ तो सेम रहेगा, बस एफ ही तो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग बेटा, अब हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी, यहाँ पे बी लिखूंगा, ये सारा हटा दे रहा हूं। सेकंड पार्ट करते समय बेटा ये सारा ऐसे ही रहेगा, एफ बस मेरा चेंज हो जाएगा। यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं बेटा। सैंपल स्पेस लिखें पहले, एफ का सैंपल स्पेस का मतलब है यंगर चाइल्ड गर्ल कौन कौन से केस में भर रही है। तुम बेटा उठ के आ जाओ, मानो जल्दी आ जाओ, आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इसमें यंगर चाइल्ड कौन कौन सा है बेटा, एक ये है और एक ये है, बस दो ही केस तो भर रहे हैं। यंगर चाइल्ड गर्ल चाहिए ना, तो एक तो बीजी भर रहा है बेटा और एक जीजी भर रहा है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूं, प्रोबेबिलिटी एफ की लिखूं, तो वो बन जाएगा 2/4। ऐसे ही बच्चा मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं ई इंटरसेक्शन एफ, ई मैं इसको हटा दे रहा हूं, राइट में जो भी लिखा है कंफ्यूज करेगा फालतू में। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये है कि सेकंड चाइल्ड लड़की भी होनी चाहिए और ये कहता है दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा केस बनेगा बेटा, सिर्फ जीजी वाला केस बनेगा। तो 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 1/4। अब लगा दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ तुम्हें पहले से मालूम है 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है 1/2। पूरा लिखा करो बेटा, इसको कैंसिल मत किया करो, है ना, लास्ट में वो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2। 1/2 सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों गर्ल्स हों और यंगर चाइल्ड इज ए गर्ल हो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकली 50%। ठीक है, जल्दी करो। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, डायरेक्ट सवाल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल सारे बच्चे पढ़ेंगे। सवाल कहता है मम्मी पापा बच्चा, फादर मदर और सन है, ये तीनों के तीनों एक फैमिली फोटो के लिए खड़े हो गए। खड़े हो गए बेटा, जब कभी फोटो के लिए खड़े हों, ठीक है मान लेते हैं वो वाला केस नहीं। अच्छा प्रोबेबिलिटी बतानी है ई अपॉन एफ, और ई क्या है, जो जो सन है वो एक एंड पे खड़ा है, और एफ जो है, एफ का मीनिंग है फादर इन द मिडिल, मतलब दो केस हैं, एक ई और एक एफ, दो इवेंट गिवन है। तो मैं ऐसा करता हूं, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं बेटा। सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, तो बेटा अगर मान ले 3 लोग हैं, मम्मी पापा और बेटा, मान ले ये पापा है, ये पापा है, पापा खड़े इधर हो गए, मम्मी हो गई, बच्चे को इधर कोने में फेंक दिया, एक केस तो ये बन जाएगा। दूसरी बात, पापा ने कही नहीं नहीं तुम उधर जाओ, बच्चा आगे आ सकता है, पापा को फिक्स रखा पहली पोजीशन पे। अब की बार ये भी तो हो सकता है कि मम्मी इधर आ जाए, मदर इधर आ जाए, फिर उसके बाद पापा बच्चा लास्ट में, या फिर मम्मी को अभी भी बेटा फिक्स रखो, इन दोनों को इंटरचेंज करा दो, बेटा फादर कर दो इधर। ठीक है, लास्ट केस एक और बन सकता है, बच्चे को सबसे पहले ले आओ। अगर बच्चा इधर आ गया तो यहां लिख दो बेटा फादर मदर, और एक कर दो मदर फादर। एक बात बताओ, इसके अलावा कोई सैंपल स्पेस बन रहा है क्या, ये ही बनेंगे। 3 लोग हैं तो ये इतनी तरीके से फोटो ली जा सकती है, 8 तरीके से नहीं, 6 तरीके से ना, बोर हो जाओ लेते लेते, मुंह तो थोबड़ा तो वही रहेगा ना। ये हो गया बेटा फोटो लेने का तरीका। अब ध्यान से सुनना, इसी को मैं अगर यहाँ पे अच्छे से लिख दूं, इसके अलावा तुम्हारा कोई केस नहीं बन सकता है। ये लिखा, जो ई इवेंट दे रखा है, ई इवेंट को ध्यान से देखना, क्या दे रखा है बेटा, ई कहता है सन
जो है वो एक एंड पे होना चाहिए, किसी भी एक एंड पे, चाहे तो फ्रंट में या बैक में। तो कौन कौन से ऐसे केस हैं जिनमें जो बच्चा है एस है वो एंड में है? एक ये है बेटा, एक ये है और एक ये है। तो ये तीनों केस यहाँ लिख दो। और कौन सा है? अच्छा फर्स्ट वाला भी है, दिख नहीं रहा, छोटा बच्चा है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा तुम्हारा ये। चार केस बन रहे जिसमें जो बच्चा है वो किनारे पे है। एफ में क्या दे रखा है? जो पिताजी हैं वो बीच में रहने चाहिए, ठीक है, फादर बीच में रहने चाहिए। ढूंढ लो इनमें कहाँ कहाँ फादर बीच में। एक केस तो ये है, एक केस तो ये एम एफ एस, एक फादर, एक बस दो ही जगह फादर बीच में है। ये दो केस हो गए, ठीक है। हमें तो इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन में देख के ही पता लगा लिया करो। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देख लिया कर बेटा क्या चाहिए, ई अपॉन एफ चाहिए ना, पक्का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ। कॉमन क्या क्या है इन दोनों में? तो इन दोनों में कॉमन है एम एफ एस, एक एक ये कॉमन है, एस एफ एम एक ये कॉमन, बस। तो ये कॉमन वाले लिख लो यहाँ पे। इस कॉमन वाले की अगर मैं बोलूं बेटा प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? कितने एलिमेंट्स हैं? एक दो, दो एलिमेंट्स है ना। तो टू अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6। इसको सॉल्व मत करना, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे सुनो, प्रोबेबिलिटी किसकी तुम्हें पहले से गिवन है? यहां देख के बताओ, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें पहले से पता है, दैट इज एफ की पहले से पता है। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ, एफ में कितने हैं? दो ही केस तो हैं, तो 2/6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पूछा था बच्चा प्रोबेबिलिटी बताओ ई अपॉन एफ की, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऊपर इंटरसेक्शन की वैल्यू आई थी 2/6 डिवाइडेड बाई, मैंने गलत लिखा, क्या बात है छोटू, तो ये कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर कितना आ गया? 1। इसमें ऐसा बन रहा है कि जब तुम चाह रहे हो कि बच्चा एक किनारे पे रहे और पापा भी कहाँ रहे? बीच में रहे। बच्चा किनारे पे रहे, पापा बीच में रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा। सवाल ये कहता है एक कॉलेज में 70% बच्चे फिजिक्स में लुढ़क गए, सॉरी पास हो गए, पास हो गए, और 75% जो स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में पास हो गए, ठीक है। 10% स्टूडेंट दोनों में लुढ़क गए। मतलब सीन ऐसा है कि एक, अगर मैं बोलूं कि ये फिजिक्स का सर्कल है, ये मैथ्स का है, तो ये टोटल सर्कल जो है वो कितने परसेंट पास हुए बेटा? 70% पास हुए। 70% बच्चे पास हुए टोटल, ये वाला। और अभी बना मत बेटा, इसको बना नहीं, सर्कल ऐसे मत बनाना, मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा। और मैथ्स में टोटल 75% पास हुए। ये बीच वाला रीजन होता है मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास होने वाला, यही तो होता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? फेल होने वाला। इसका मतलब ये है फिजिक्स में फेल हो गए इंटरसेक्शन, मैथ्स में फेल हो गए। बार का मीनिंग होता है नॉट, ठीक है, नॉट। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ 10% गिवन है। हम लोग यहाँ पे आसानी से लिखेंगे, कैसे? सबसे पहले अज्यूम करेंगे बेटा, दो तरीके हैं, या तो पी और एम अज्यूम कर लूँ, पी और एम अज्यूम कर लूँ, या फिर मैं ई और एफ अज्यूम कर लूँ। ई एफ में ज़्यादा कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो ई अज्यूम कर लेते हैं। लेट, जो ई है मान लेते हैं पास इन फिजिक्स, पास इन फिजिक्स, फिजिक्स में बच्चा पास हो गया। और एफ जो इवेंट मैंने कंसिडर किया, ये मान लेता हूं पास इन मैथ्स, मैथ्स में पास हो गया। प्रोबेबिलिटी बेटा ई की कितनी गिवन है? प्रोबेबिलिटी ई की कितनी गिवन है? 70। तो 70% को मैं और अच्छे से लिखूं तो 70/100। अब इसको कोई भी बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, जीरो से जीरो वगैरह कैंसिल मत करना, ऐसे ही रखो, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स में, फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी, सॉरी मैथ्स की कितनी दे रखी? 75%, उसको लिख सकते हो 75/100। सॉल्व मत करना, ऐसे ही रखना, कैलकुलेशन आसान रहेगी। आगे सुनो, क्वेश्चन में कहता है कि दोनों में फेल होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज मैथ्स कहाँ है, सॉरी मैथ्स में ई फेल हो गया, ये दे रखा है 10% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो इसमें भी फेल है। इंटरसेक्शन बेटा इसमें भी फेल है।
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, जल्दी बोलो। 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100। एक काम करते हैं, मैंने एक लॉ बताया था तुम लोगों को, ये जो बार है मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कंप्लीट बार, किसी को कोई आपत्ति? ऐसे तो लिख ही सकते हैं बेटा। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास होने की 80% है तो फेल होने की कितनी है, 20? कैसे निकाली तुमने? सीधी सीधी बात है। अगर मैं टोटल बार हटाना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। किसी को कोई दिक्कत? 1 में से माइनस कर दो ना तो ये आ जाता है, इक्वल टू बन गया तुम्हारा 10/100। यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। कैसे? मैं इस चीज को राइट में ला रहा हूं, उसको लेफ्ट में ला रहा हूं, तो 1 माइनस 10/100 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। सॉल्व किया बेटा तो 90/100 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी के फिजिक्स में पास हो जाएं और मैथ्स में पास हो जाएं। इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 90% है टोटल, ठीक है। ये आ गया। इतना केस समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। सीन ये है कि जब हम बेटा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये इंटरसेक्शन एफ चाहिए होगा। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक बड़ा सुंदर सा तुमने फॉर्मूला देखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। किसी को कोई आपत्ति? बेटा ये वही वाला फॉर्मूला है सेट्स वाला, बड़ा सा। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, अभी ऊपर निकाली थी तो यहां लिख दो 90/100 इक्वल टू ई की प्रोबेबिलिटी अभी मालूम है, ये है 70/100। करना चालू कर दो बेटा आप क्वेश्चन को। और ये कितना है 75/100 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसको लेफ्ट में ला रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। पहली बात तो मैं इसको राइट में लेके जाऊंगा तो -20/100 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ 55/100। और आसान भाषा में बताऊं तो बेटा दोनों के मैथ्स और फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी 55%। यही तो आ गया। एक काम करो, इतना लिखो तो बेटा जल्दी से, सुंदर सुंदर राइटिंग में। फिर हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब करते हैं। पार्ट ए तो आई थिंक आ गया ना? पार्ट ए तो आ गया बेटा। ही पास इन मैथ्स एंड फिजिक्स बोला है ना, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो 55% आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। एंड बोला है ना, एंड का मीनिंग है ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो पहले पार्ट का, ये ए पार्ट का आंसर डन। ए पार्ट का आंसर तो सीधा सीधा इंटरसेक्शन पूछा था, हो गया। ए पार्ट के बाद में जब बी पार्ट का बोलेगा तो गिवन दैट लिखा होता है तो क्या होता है बेटा वो गिवन दैट क्या होता है? गिवन दैट का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगती है, और जो चीज गिवन होती है वो डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। इतना लिखो तो बेटा जल्दी करो, फिर सेकंड पार्ट करो। देख बेटा आगे बढ़े, ये हो गया। अच्छा ये बेटा मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, ये वैल्यू याद रखना, ठीक है बेटा, ये वैल्यू याद रखना। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट का आंसर निकालने के लिए। बी पार्ट में कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ मैथ्स में पास होने की, गिवन दैट फिजिक्स में पास हो गया। तो प्रोबेबिलिटी बेटा मैथ्स की पूछी, मैथ्स हमने एफ अज्यूम किया तो एफ अपॉन ई पूछा है इसने, तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। बेटा ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकाली थी ना 55, तो इसको लिख दो 55/100 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी है 70/100। 70/100 बेटा 100 से 100 कट्टी पिट्टी हो गया। अच्छा 55/70 को 5 से कैंसिल कर लो, तो बेटा 11/14 इज द राइट। 15 कौन बोल रहा था? ये राइट आंसर है, ठीक है। एफ अपॉन ई लिखा है बेटा, एफ अपॉन ई, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एफ, इट इज गिवन दैट ई ऑलरेडी डन हो चुका है या गिवन है। अच्छा इसके बाद सी पार्ट भी निपटा दो बेटा। सी पार्ट क्या कहता है, यही कर दे रहा हूं। सी पार्ट कहता है कि फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैथ्स में पास हो गया, उल्टा है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ चाहिए, ई अपॉन एफ चाहिए, ई अपॉन एफ चाहिए।
इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा इंटरसेक्शन तो वही है 55/100 और एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 75/100। 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, 55/100 75 11/15 राइट आंसर है बेटा। तो ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कोई एक्सप्लेन करेगा थोड़ा बहुत, बताओ जल्दी क्या कह रहा है ये सवाल। हाँ बोल बोल जल्दी बोलो बेटा। जितने बच्चों को समझ में आ गया हाथ उठाओ बेटा। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये क्या बता रही। अच्छा सुनो बेटा, लेकिन तुम सही आंसर दे रही, पता है स्कूल का टीचर फुल नंबर देगा तुम्हें, मैं ना दूं वो अलग चीज है। अब क्या है यहाँ पे, ये कहता है कि एक सब सिस्टम है, सब सिस्टम ए एंड बी उनका नाम रख दिया और उनके पुराने कारनामे के हिसाब से कुछ डेटा निकाला गया कि वो सब सिस्टम ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। 0.2 है एक सब सिस्टम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा फेल अकेले अगर हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.15। ए एंड बी दोनों के दोनों फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए फेल्स बी ऑलरेडी फेल। आसान भाषा में बताता हूं बेटा, कितने सब सिस्टम है, दो। एक मान ले सब सिस्टम मैंने ये बनाया, इसका नाम लिख दिया, ये सब सिस्टम है ए, और दूसरा सब सिस्टम मैंने बनाया यहाँ पे, इसका नाम लिख दिया बेटा मैंने बी। दो सब सिस्टम हो गए। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो ए वाला सब सिस्टम है उसको फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0.2। और मैं यहाँ पे मान के चलता हूं बेटा, ई मान के चलता हूं सब सिस्टम ए फेल्स, इनकी फेलियर को ही मैं अपनी सक्सेस अज्यूम कर लेता हूं। सब सिस्टम ए फेल्स। ऐसे ही एफ एलिमेंट मैंने एफ इवेंट अज्यूम किया। इवेंट क्या है बेटा, सब सिस्टम बी फेल्स, सब सिस्टम बी फेल। ए सिस्टम के फेल होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2। ये जो 0.2 वैल्यू है ये पूरे की है, ये पूरा सर्कल की वैल्यू है बेटा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एलोन, एलोन का मतलब अकेला बेचारा, तो सिर्फ और सिर्फ ये रीजन की बातें कर रहा है, इस रीजन की बात कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.15। 0.15 सिर्फ और सिर्फ उधर का पोर्शन फेल, एलोन लिखा है ना बच्चा, तो उधर के पोर्शन की फेल होने की प्रोबेबिलिटी। और दोनों के दोनों एक साथ फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब है इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा 0.15। अब मेरा सवाल सुनना, ये जो बीच की वैल्यू है वो दे रखी है कि ए और बी दोनों के दोनों सब सिस्टम फेल होने की प्रोबेबिलिटी। मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ ओनली ए फेल होने की, ओनली ए फेल होने की। तो तुम क्या करोगे, इसमें से बेटा 0.15 माइनस कर दोगे, कितना आ रहा है 0.05 आ गया, ओनली ए फेल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन में चलते हैं। पहला सवाल तुमसे कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ ए फेल हो जाए मतलब ई की प्रोबेबिलिटी बताओ बी फेल मतलब एफ गिवन है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग थ्योरम लगाएंगे, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब बीच वाली वैल्यू ना, तो ये है 0.15 और एफ इसकी वैल्यू में पक्का गलती करोगे, कोई बच्चा बताए क्या वैल्यू लेंगे, राइट आंसर है। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी एफ के फेल होने की, बेटा एफ का मतलब है दूसरा वाला पूरा डिब्बा एफ है ना, तो ये वाला तो इंडिविजुअल इतना है जो मैंने शेडेड रीजन किया, और ये बीच की वैल्यू, तो ये दोनों के दोनों की ऐड करनी पड़ेगी ना वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ ऐड करके लिखनी पड़ेगी। 0.15 प्लस 0.15 आंसर आएगा 0.15, और नीचे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0.15,
0.15 से 0.15 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 जिसका वैल्यू कितना होता है 0.5 इज द राइट आंसर। ये मेरा ए पार्ट का आंसर हो गया, ये बच्चा ए पार्ट का आंसर हो गया। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे 0.15 0.15 3 होता है ना 0.3, तो भी आंसर यही आता। ठीक है। अच्छा बी पार्ट क्या कहता है, कहता है ए फेल्स अलोन। यार ये तो डायरेक्ट सवाल हो गया, ए फेल्स अलोन कितनी वैल्यू है इसकी 0, तो बस मौज करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अकेला इक्वल टू है बेटा 0। इसको लिखने का तरीका ऐसे लिखोगे, अगर वेन डायग्राम नहीं बनाओगे तो लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में से माइनस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और इसकी वैल्यू थी 0.2 में से माइनस कर दो 0.15। और मैं बेटा एक चीज बता दूं, ये चैप्टर के क्वेश्चन रोज घर पे प्रैक्टिस करनी है PYQ बुक से। जैसे 3D चैप्टर हो गया, वेक्टर चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो गए, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, आसान चैप्टर हैं। ठीक है, इनमें तो 1 नंबर तुम्हारा कटना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, देखो क्वेश्चन तो सेम आना है, वैल्यू वैल्यू भी चेंज नहीं होती है, एग्जैक्ट सेम आते हैं। तो करना क्या है, इनको बार बार प्रैक्टिस करके जाओ तो तुम्हें एकदम याद रहेगा कि अच्छा ये ऐसे करना हो जाता है। आगे बढ़े।